नमस्ते। रीतिकाल की कुछ और विशेषताएं हैं जिनको आज चर्चा में लाएंगे। रीतिकाल की एक अन्य विशेषता, एक प्रमुख विशेषताओं के रूप में ब्रजभाषा का प्रयोग कृष्ण भक्त कवियों द्वारा जिस ब्रजभाषा को अपनाया गया उसे ही रीति कवियों द्वारा प्रतिष्ठित कर उसके लालित्य में वृद्धि की गई। सरस, कमल भाव, अलंकरण एवं लाक्षणिक प्रयोगों से युक्त ब्रजभाषा का प्रौढ़ साहित्यिक रूप रीतिकाल में दिखाई देता है। इन कवियों की शैलीगत नक्काशी देखते ही बनती है। ब्रजभाषा केवल काव्य के लिए ही नहीं वरन ज्योतिष, पाकशास्त्र, व्याकरण आदि ज्ञान ग्रंथों के लिए भी समय सिद्ध और सक्षम सिद्ध हुई है। रीति कवि बिहारी सत्सई में ज्योतिष, गणित आदि से संबंधित अनेक उक्तियां भरी पड़ी हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है कि भाषा के प्रयोग में इन रीति कवियों ने एक खास नाजुक मिजाजी बरती है। इनके काव्य में किसी भी ऐसे शब्द की गुंजाइश नहीं जिसमें माधुर्य नहीं हो। इनके काव्य में नारिकता और मसृणता इस काल की भाषा के मुख्य तत्व रहे हैं। ऐसी शब्दावली अन्यत्र दुर्लभ है। रीतिकाल में ब्रजभाषा में इतनी प्रौढ़ता आई कि भारतेंदु काल तक कविता के क्षेत्र में इसका एकमात्र आधिपत्य रहा है। ब्रजभाषा का प्रयोग इन कवियों के द्वारा बड़ा ही सुंदर ढंग से किया गया है। अगली विशेषता, हिंदी गद्य का आविर्भाव। रीतिकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि हिंदी गद्य का आविर्भाव है। खड़ी बोली गद्य के आरंभिक निर्माता इंशा अल्लाह खां, सदासुख लाल, सदल मिश्र और लल्लू लाल तथा इनके पूर्ववर्ती कवि राम प्रसाद निरंजनी का आविर्भाव भी इसी रीतिकाल में हुआ है। अर्थात रीतिकाल में ही आधुनिक हिंदी गद्य के विविध रूपों का प्रकाशन और प्रस्फुटन दिखाई देने लगा था। इस युग का ब्रजभाषा और राजस्थानी का गद्य भी पर्याप्त समृद्ध, प्रौढ़, प्रचुर और बहिर्मुखी रहा है। अंतिम विशेषता के रूप में, रीतिकाल की एक अंतिम विशेषता के रूप में हम उस काल के जीवन दर्शन को भी लेते हैं। तो एक अगली विशेषता है इसकी जीवन दर्शन। रीतिकाल का जीवन दर्शन एकदम यथार्थवादी रहा है। इस युग में लिखा गया साहित्य जीवन के बसंत का खुलेआम वर्णन प्रस्तुत करता है। यौवन के वास्तविक और रमणीय रूप का चित्रण ऐसा अन्यत्र दुर्लभ है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र के शब्दों में रीतिकाल फलते फूलते जीवन का भ्रमर है। यहाँ पतझड़, संघर्ष, निराशा और विनाश के लिए कहीं कुछ भी जगह नहीं है। इसमें जीवन का एक ही पक्ष लिया है, अर्थात यह इस काल के कवि की संकीर्णता या दुर्बलता ही है, परंतु जिसको इन्होंने उठाया है उसमें कोई कसर नहीं रखी। यह भी सत्य है। इसका नामकरण यथार्थ जीवन के प्रति कवि की गहरी अभिरुचि को व्यक्त करता है। निश्चित ही रीति कवि का जीवन दर्शन एक सीमित कटघरे में बंधा हुआ है। कवि का दृष्टिकोण अव्यक्तिक है। वह देखता भी है तो राजा की आंखों से। अतः जीवन का सर्वांगीण चित्र प्रस्तुत करने में ये रीति कवि पूर्णतः असमर्थ रहे हैं। यहाँ दिखती है
तो केवल बंधी बंधाई उन्मादक चेष्टाओं में लिप्त खेल खिलौनों सी नारियां चिंतन का स्थान प्रदर्शन और अंतकरण अलंकरण प्रियता ने ले लिया है। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में, उनमें न तो आत्मा की अतुल जिज्ञासा है और न ही प्रवृत्ति की दृढ़ कठोरता। यह जीवन का विराम स्थल है जहां सभी प्रकार की दौड़ धूप से शांत होकर नारी के मधुर आंचल में दुखों और पराभवों को भूल जाना है। इतना सब कुछ होते हुए भी घोर निराशा के युग में कभी किसी न किसी रूप में रस संचार करते रहे हैं। इनका यह योगदान भी कम नहीं है। रीतिकाल के संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र का कथन सर्वाधिक उपयोगी है कि एक ओर तो बिहारी जैसे सूक्ष्मदर्शी कवि की निगाहें सौंदर्य के बारीक से बारीक संकेत को पकड़ती है, तो दूसरी ओर मतीराम, घनानंद, पद्माकर जैसे रस मुक्त कवियों की संपूर्ण चेतना भी जैसे रूप के पर्व में इंद्रिय आनंद का पान करके उत्सव बनाने लगती है। नैनोत्सव का ऐसा रंग विद्यापति को छोड़ करके प्राचीन साहित्य में अन्यत्र दुर्लभ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से यह रीतिकाल के जो मैंने विशेष 11 पॉइंटों में 11 बिंदुओं के अंदर जो विशेषताएं आपको विश्लेषित की हैं, चर्चा की हैं, इनका ध्यान रखते हुए और इसका और अधिक विस्तृत अध्ययन करते हुए मैं आपको कुछ पाठ्यपुस्तकों के नाम भी बताऊंगा जिनके माध्यम से आप इनका विस्तृत अध्ययन भी कर सकेंगे। मैंने तो मोटे रूप से एक आपको बाहरी सीमा जो रीतिकाल की विशेषताओं की हैं उससे संबंधित चर्चा की है। अगली जो हम वीडियो बनाएंगे हम उसमें जो प्रथम प्रश्न के अंतर्गत जो पाठ्यपुस्तक है रीति रस तरंगिणी, उनके कवियों का अध्ययन और उनकी कविताओं का अध्ययन हम करेंगे। तब तक आप जो पाठ्यपुस्तक है रीति रस तरंगिणी उसे बाजार से क्रय करें। सस्ती पुस्तक है, क्योंकि बिना पुस्तक के पदों को समझना, क्योंकि जब तक आपके पास पुस्तक अपने हाथ में नहीं होगी तब तक आप उस पद की व्याख्या को, उसकी विशेषताओं को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए पुस्तक आपके हाथ में जरूरी है। मेरी वीडियो जब मैं आपको अपलोड करूंगा तो उस पद को समझने के लिए आपको पुस्तक का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसका जो विवेचन करूंगा, उसका जो व्याख्या करेंगे, तो पुस्तक यदि आपके हाथ में होंगी तो आप अच्छी तरह से उसके भाव को, उसके अर्थ को ग्रहण कर सकेंगे। तो मुझे आशा है कि आप पुस्तक जल्दी ही क्रय कर लें, जिससे कि हम जो अगला वीडियो है उसका जो उद्देश्य है वह भी पूर्ण हो सके आपको, क्योंकि ये जो समय है बहुत तेज़ी से व्यतीत होता जा रहा है। कोरोना काल में स्कूल और कॉलेजों को अभी शायद सरकार लॉकडाउन के अंतर्गत बंद ही रखेंगे, इसलिए आपको अभी जो पढ़ाई करनी है वो ऑनलाइन ही करनी होगी। धन्यवाद।